ओके, क्लियर है सेल चैप्टर का। और बेसिक्स से जो भी साइंटिस्ट के नेम आए हैं वो बेसिक्स एंड सेल, ये नोटिस क्लियर है। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। एज द नेम इंडिकेट बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्लियर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इसके अंदर ही छुपा हुआ है। जिस तरीके से तुमने पढ़ा ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और इस सेंटेंस को तुमने पूरा लास्ट आई थिंक 42 लेक्चर डिलीवर हो गए। उन 42 लेक्चर्स में तुमने इस चैप्टर्स के सोल को, इस बायोलॉजी के सोल्स को टच किया हुआ है, और तुमने समझा है कि हाँ, एक सेल ऐसे यूं ही नहीं, हम वन लाइनर आंसर जो कहते थे कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वो उस तरीके का कोई वन लाइनर कॉन्सेप्ट नहीं था, वन लाइनर आंसर नहीं है। उसने बहुत, उसके अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेम वे में जहां जहां आपने सेल में पढ़ा, तो ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है सेल में जहां बायोमोलिक्यूल्स नहीं। Even your cytoplasm, your plasma membrane, your nucleoplast, your nuclear membrane, mitochondria, chloroplast, prokaryote, eukaryote, without prokaryote, eukaryote, even if you talk about the viruses which are exceptions of the cell theory, उन सभी में कहीं पे भी आप कोई कंटेंट देख रहे हो तो दे आर मेड अप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो फर्स्ट लेक्चर के पोर्शन में जो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ आज की व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड व्हाट इज द एरा। मतलब एक अरेना बोले ना, कि बायोमोलिक्यूल का अरेना इतना खूबसूरत और इतना बड़ा है, ब्रॉड, कि ये हर जगह है। सिंपल, आप छोटे से ऑर्गेनिज्म में देखो या बड़े से ऑर्गेनिज्म में देखो, ये हर जगह है। biological world is nothing possible without the interaction of biomolecules. That why यहाँ पे एक इमेज मैंने लगाया है कि इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। अकेले प्रोटीन भी कुछ नहीं करेगा, अकेले लिपिड भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले न्यूक्लिक एसिड भी कुछ नहीं करेगा, क्लियर, अकेले कार्बोहाइड्रेट कुछ नहीं करेगा। तो दे आर कनेक्टिंग ब्रोस। ठीक है, आजकल टर्म यूज करते हो ब्रो, अरे ब्रो, बड़ी कैसे हो, ठीक है। तो उसी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स ब्रोज हैं, ये जो फोर ब्रो है आपस में, इनके कोलैबोरेशन, कंट्रीब्यूशन, इंटरैक्शन से ही पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का फंक्शन चल रहा है। इतनी सी बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो चैप्टर का कोर यह है कि आपको उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स के ही बारे में पढ़ना है। चैप्टर की इंडेक्सिंग ये है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फर्स्ट पोर्शन है हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, सेकंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ओके, थर्ड बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। क्लियर, थोड़े थोड़े ग्लिम्स तुम लोगों ने इन सब चीजों के सुने हैं, क्योंकि मैंने बता ही दिया था सेल चैप्टर इज द लिंकिंग ऑफ अदर चैप्टर की है वो। तो आपने देखा था मैंने मोतियों की माला, मोनोमर, किस तरीके से पॉलीमर बनता है, क्या प्रोटीन है, क्या लिपिड है, अपन ने ग्लाइकोलिपिड बनाया था तब भी देखा था, ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ा था, फॉस्फोलिपिड सुना था। तो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइको, ये सब वर्ड हम सुन तो रहे थे। ओके, अब उनकी बेसिक्स, उनको उनके सी से लेके एच, जो उनके कंपोजिशन है, जो उसके अंदर केमिकल्स हैं, उन सब के बारे में एक रिलेटेड आइडिया अब उनके अंदर हम एंटर करेंगे। ओके, तो डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिसिस में आ जाएगा, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, द लिविंग स्टेट, एंजाइम्स। ओके, इस तरीके से एक समरी है आपका। अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर मिलके आपका बेसिक्स, पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बायोलॉजी प्रिपेयर करेंगे। सेल एंड बायोमोलिक्यूल मेरे सबसे फेवरेट चैप्टर है, और मैं हमेशा इसलिए बीच से स्टार्ट करती हूँ। आपने देखा होगा एनसीईआरटी के बीच से आपने स्टार्ट किया है। इवन आपने मॉड्यूल लिया होगा सेंटर से, तो आपने डायरेक्ट सेकंड मॉड्यूल लिया है। फर्स्ट मॉड्यूल पूरा मैं छोड़ती हूँ, ठीक है, ताकि वो पहले वो चीजें समझो जो कॉन्सेप्ट है।
एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सुन लेना कि बायोमोलिक्यूल्स आपके केमिस्ट्री के भी चैप्टर है और बायोलॉजी में भी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स आपका 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है एंड 11th में बायोलॉजी में। डिफरेंस क्या है दोनों में? जब बेसिक्स आप पढ़ते हो, बेसिक्स वो बायोलॉजिकल वर्ड में कैसे रूल कर रहे हैं वो वहां पे भी पढ़ना है आपको, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो आएगा ही, लेकिन अलोंग विद केमिकल रिएक्शन यहाँ पे मैं बताऊंगी कि ये बॉन्ड बनता है ये इस तरीके से है, लेकिन वो रिएक्शंस जो ये प्रूव करते हैं कि हाँ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड प्रेजेंट है, ये कंपोजिशन सेल के अंदर जो स्टोरेज फूड था वो ग्लाइकोजन है, सेल के अंदर प्लांट सेल में जो स्टोरेज फूड है वो स्टार्च है। इस तरीके के कंक्लूजन, इस तरीके के केमिकल रिएक्शंस को आप देखोगे केमिस्ट्री वाले पार्ट में। ओके, एंड बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल वाले पार्ट में आपको क्या देखना है? बेसिस, बेसिस कि वो मॉलिक्यूल क्या है, ये भी केमिस्ट्री पोर्शन। इसलिए मैंने एक बेसिक्स लेक्चर में तुम्हें बताया हुआ था कि अगर कुछ ट्रूथ है तो ट्रूथ दो सब्जेक्ट हैं, एक केमिस्ट्री, दूसरा मैथ्स। दिस इज द ट्रूथ। ठीक है, केमिस्ट्री सर्वव्यापी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री से ओरिजिन हुई है, बायोलॉजी विदाउट केमिकल इंटरेक्शन बायोलॉजिकल वर्ड ही नहीं बन सकता है। तो केमिस्ट्री इज रियल ट्रूथ, एंड जो आप एनालिसिस और जो सब कुछ आप देखते हो रियल वर्ल्ड में, दैट इज मैथ्स। उसके बाद फिजिक्स, फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजी तो सबसे बाद में आप ले आओ। इन सब के कॉम्बिनेशन से कहीं जाके बायोलॉजी का ओरिजिन हुआ है, फिजिकल इंटरेक्शन उसमें आ जाते हैं, फिजिकल फोर्सेस आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। बट वो कोई भी फोर्सेस, कोई भी इंटरेक्शन किसी मॉलिक्यूल पे होगा, किसी एटम पे होगा, किसी एलिमेंट पे होगा, तो दैट एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म। तो आना पड़ेगा आपको केमिस्ट्री में। ओके, और उनके जो भी आप रिएक्शंस एनालिसिस वगैरह का मॉडल बनाते हो ना, तो जाना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स में। आपको नहीं, मतलब जो लोग रिसर्च करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। तो आपको यहाँ पे बहुत ब्रॉडर वे में सोचना है बेटा कि केमिस्ट्री आएगी, यहाँ पे रिएक्शंस आएंगे, आपको केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम ध्यान से। आई थिंक आपने एटम वगैरह पढ़ाना आप लोग का स्टार्ट हो गया होगा, एटम बताया होगा सर ने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सेल, ठीक है, ऑर्बिट, इस तरीके के कुछ क्लासेस बेसिक्स केमिस्ट्री में चली होंगी। समझ में आती है आपको ना वो क्लासेस? उसी सबसे रिलेटेड यहाँ पे ओरिजिन होगा कि कैसे मॉलिक्यूल बना है। जैसे ओपेरिन हेल्डाने एक्सपेरिमेंट, हाइपोथेसिस हमने बताया था, मिलर का एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था, तो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे? ओरिजिन ऑफ लाइफ देखा था, अर्थ पे अर्ली एटमॉस्फेयर देखा था, रेडॉक्स रिएक्शन देखा था, वो सब क्या था? केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री थी ना? याद आ रहा है बेसिक्स बायोलॉजी का? अभी अभी पढ़ाया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, याद आ रहा है? तो दैट इज केमिस्ट्री, मॉलिक्यूल। तो कुछ हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ताकि आप एकदम ओपन रहो, कोई बुकिस नॉलेज यहाँ नहीं मिलने वाली कि आए और मैम कथा बाचेंगे और तुमने टिक किया और चल दिया। समझो इसको, इसके अंदर एंटर कर। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन के बिना ये पॉसिबल नहीं। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितने केमिकल रिएक्शन किस तरीके से वर्सेटाइल है ये एरिया। जैसे अभी आपने रिसेंटली सेल खत्म किया, ठीक है, तो एक सेल के आप अंदर आपने क्या पढ़ा? सेल है, उसके सेल ऑर्गेनेल है, उसका मैट्रिक्स है, उसका एरेना है, ओके, साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म बोलो, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलो। तो एक इस तरीके से सारा उसका कंडीशन है, बाउंड्री है, और उसके अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनेल कंपार्टमेंटलाइजेशन हो रखा है। इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो सिंपल प्लास्टिड दिख रहा है, उसमें सेल वॉल दिख रहा है, तुरंत पकड़ो वो प्लांट सेल है। सेंट्रल वैक्यूल लार्ज दिख रही है, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे दिख रहा है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट से। तो यहाँ पे आप देखो रिलेटेड वहां से बायोमोलिक्यूल्स को, स्ट्रक्चर्स को उठाया गया, तो उनका एंड कहाँ पे हुआ है? चलो, ये न्यूक्लियस के अंदर से क्या लिया इन्होंने? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर गए तो डीएनए, डीएनए के अंदर गए तो न्यूक्लियोटाइड। तो दीज आर द कनेक्शन, न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो डीएनए बनेगा। डीएनए कंडेंस हो रहा है, डीएनए डेंस स्ट्रक्चर बना रहा है, रॉड शेप में कन्वर्ट हो रहा है, सुपर क्वाइलिंग कर रहा है, तो क्या बन रहा है? क्रोमोसोम बन रहा है। सेम वे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठा लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उठाया हमने, यहाँ से इसने शो किया प्रोटीन, इसी से आप देख सकते हो लिपिड भी मिल जाएगा आपको, लिपिड की बाई लेयर थी तो लिपिड मिलेगा।
ओके, प्रोटीन चैनल्स, लिपिड, इंटीग्रेटेड आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन ऑन द सी ऑफ लिपिड। तो इस तरीके की चीजें जो आप देख रहे थे, वही प्रोटीन वही लिपिड क्या है। अब प्रोटीन है तो एक आपकी उसकी मोनोमर यूनिट आ गई, अमाइनो एसिड। आज मैं बातें ज्यादा करूंगी, इसलिए अटेंटिव होके सुनो। क्लियर। इसी तरीके से सेल वॉल को उठाया तो सेल वॉल में सेलुलोज था, हेमिसेलुलोज था, पैक्टिन था, लिग्निन था, सुबेरिन था, काइटिन हो जाता है। अलग अलग जहां पे जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा, जिस तरीके के इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉरी मोनोमर यूनिट तक जाना होगा कि वो बना किस चीज का है। कई जगह आपने नोट्स में ऑलरेडी लिख लिया है, लिखा हुआ था। वही सब चीजें आपको यहाँ पे एक रिलेटेड वर्ड में देखना है। हमारे वर्ड में पॉसिबल ही नहीं है कि हम विदाउट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, न्यूक्लिक एसिड के रह सकते हैं। विदाउट इनके, इन डाइट के हमारे खाने में ये ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। कार्ब फ्री डाइट कहते हैं, कीटो डाइट, ये सब डाइट है, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि आप बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दो विदाउट टेकिंग दिस फोर कॉम्बिनेशन। ठीक है। फिर वो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, और वो साइड इफेक्ट के बहुत सारे केसेस हैं। हम लोग तो थोड़ा स्टडी रिसर्च पर्पज से भी करते हैं, तो हमें पता है कीटो कीटो डाइट से, अभी तुम लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा, कीटो डाइट की वजह से एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस की डेथ हो गई थी। तो बॉडी रिएक्शन दिखाती है, इट विल टेक टाइम, बट वो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, इवेंचुअली एक रिएक्शन जाएगा, एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए इतना ज्यादा हमें नहीं, हम बायोलॉजिकल, हम मेडिकल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो हमें पता है भाई हमारे बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। हम अपनी भूख के बारे में क्यों सोचे, हमें उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की सप्लाई को मेंटेन करना है, उनको क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें देना है। तो खुद हमारे स्टूडेंट, मेरे ही स्टूडेंट हैं, इवन तुम लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके खाने पीने के नखरे होंगे, जिनको फास्ट फूड बड़ा अच्छा लगता होगा, जिन्हें घर का खाना ऐसे ओ भाई, जिन्हें पालक की सब्जी आ जाए तो रोना आ जाता होगा, ड्रामा होता होगा खाने के लिए। तो ऐसा नहीं है बेटा, हमें पूरे एक बैलेंस डाइट की नीड होती है, और ये बैलेंस डाइट से ही हमारा पूरा एक सिस्टम, जो हमारा हेल्दी सिस्टम चलता है ना, हमारी एक मशीनरी है, हमारी बॉडी भी एक मशीन है। एक बात बताऊं तुम्हें, तुम अगर फ्रीज खरीद के लाते हो, तुम अगर कार खरीद के लाते हो, तुम्हारे घर में बाइक आएगी या तुम्हारा कोई फेवरेट टॉयज आए, तो आप उसकी बहुत इंपॉर्टेंट देते हो, उसको एकदम केयर रखते हो ना, देखा होगा तुमने सब ये घर में। अगर फ्रीज है तो उसको टाइम टू टाइम अपन सर्विसिंग कराते हैं, अपन उसका ध्यान रखते हैं। वॉशिंग मशीन है तो उसकी सर्विसिंग होती है, कार है तो उसकी सर्विसिंग होती है। बट व्हाट अबाउट योर बॉडी, बॉडी की कैसी वाट लगा रखे हैं। आप अपने चारों तरफ देखो, कुछ लोग होंगे जो बहुत केयर करते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं, प्रॉपर सोते हैं, प्रॉपर उठते हैं, डाइट अच्छी है, योगा वगैरह कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पर्सन अराउंड योर लाइफ आपको दिखेंगे जो एक भागा दौड़ी में लगे हुए हैं। ठीक है, चलते चलते खा लिया, ठीक है, एक टाइम खाया, एक टाइम नहीं खाया, कुछ खाया, कुछ नहीं खाया, बाहर खा लिया। ठीक है। मतलब ये सब बातें हम लोग बहुत जगह करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आएगा, हेल्दी डाइट क्या होती है, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होती है, वो सब वहां पे पढ़ना है आपको। बट एक जो हम लिंक करना चाहते हैं कि आप ये समझो कि आपकी बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो सेल बनाने के लिए, सेल को बनाने के लिए भी जरूरी है, और सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चले उसके लिए भी जरूरी है। वो आप फूड से ही सप्लाई दे सकते हो। एट द एंड आप लाइफ में 30+, 40+ होने के साथ साथ आपके पास मल्टी विटामिन की गोलियां न रहे। ठीक है। आपके डिफरेंट, आपको उठने के लिए, आपने एक वो मूवी देखी परिणीति चोपड़ा की है, हंसी तो फंसी, उसमें वो बहुत टैबलेट्स खाती है, किसी ने देखा? वो साइंटिस्ट रहती है उसमें। हंसी तो फंसी मूवी देखिए। नहीं देखा है, चलो किसी ने, कोई बात नहीं। जस्ट ऐसे ही आप, कभी आपका मन करे तो आप यूट्यूब पे एक सीन से सर्च करना, कि मैं किसी लिंक से बता रही हूँ आपको, वो उसमें साइंटिस्ट रहती है, बस इतना ही समझ लो। सरसराहट, पता नहीं, सरसराहट, फरफराहट, थरथराहट, ऐसे कुछ भी 4-5 वर्ड डालना और परिणीति चोपड़ा डालना। झंझनाहट, वो कई सारे हट हट वर्ड, एक डायलॉग है उसकी।
मुझे वो बहुत पसंद है, मूवी भी पसंद है। सरसराहट, फरफराहट, झंझनाहट, थरथराहट। तो उस वो कई सारी दिन भर में पेल्स लेती रहती है। ठीक है, थरथराहट इस तरीके से आप डालना, और परिणीति चोपड़ा डाल देंगे। परिणीति तो अपने आप यूट्यूब में देगा, एक 2-3 मिनट की सीन होगी, उसको आप देखना। तो आप उसमें देखोगे कि उससे वो उससे जस्ट पहले वो पूछता है कि क्यों इतनी सारी क्या होता है तुम्हें, क्यों इतनी सारी तुम टैबलेट्स लेती हो। क्लियर। अब वो टैबलेट्स क्यों लेती है उसका कोई एक रीजन ही नहीं है, उसकी बहुत सारे, उसको लगता है कि उसकी बॉडी को वो कुछ कर ही नहीं सकते विदाउट टैबलेट। वो ना खाना खा सकते हैं विदाउट टैबलेट, ना वो उठ के एक्टिव हो सकती है, ना वो सो सकती है। तो उसका पूरा डेली, इवन से साइंटिस्ट इन दैट मूवी, बट उस पूरे सीन में, पूरी चीजों में, मूवी में यही दिखाया गया है कि वो बहुत ही वीक टाइप की और डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। ठीक है, वो डर डर के रहती थी, डर डर के फिर बनी, पढ़ाई के लिए गई, इस अपनी फेलोशिप के लिए उसने स्ट्रगल किया, फिर वो पिल्स पे रहने लगी। ठीक है, तो ये एक मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो भी केमिस्ट्री है बेटा। जब आप बाहर से सप्लाई लेते हो, मेडिसिन की तरह थ्रू सप्लाई लेते हो, तो भी आपको वो केमिकल्स ही बॉडी में आएंगे, बॉडी की केमिकल रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल करेंगे। और आप जब फूड ले रहे हो, जब आप हेल्दी चीजें ऑलरेडी ले रहे हो, जब न्यूट्रिएंट्स लेते हो, तो भी आपकी बॉडी में केमिकल ही जा रहे हैं, कुछ अलग चीज नहीं जा रही है। समझ रहे हो बच्चा, इंपॉर्टेंट समझ रहे हो? तो व्हाई नॉट दिस, इस चीज को ही मेंटेन करना है ना। अभी तो तुम लोग ग्रोइंग फेज में हो, टीनेजर हो, एडोलेसेंस में आ रहे हो, चेंजेस तुम्हारे अंदर बॉडी के होंगे। यू नीड मोर फूड, यू नीड मोर एनर्जी, मतलब हेल्दी डाइट। आपका डेवलपमेंट फेज है, हार्मोन में पढ़ाओगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपको वाटर का इंटेक, डाइट का प्रॉपर ध्यान, ये सब आपको रखना है। ये किसी चैप्टर में या कोई आपको क्वालिफाई करने में हेल्प नहीं करेगा, लेकिन जब ये आप करोगे ना, तभी जब जिस दिन ऐसा टाइम आएगा कि सपना मैम ऑर्डर देगी, बेटा जी दिन में आपको 18 घंटे पढ़ने हैं, दिन में आपको 15 घंटे पढ़ने हैं, उस दिन आपकी बॉडी क्या 15 घंटा आपको बैठना अलाउ करेगी? तब आपको समझ में आएगा कि मैम कभी कभी बीच बीच में ऐसी बातें बता देती थी कि हमें इस तरीके से भी रहना है। पढ़ना है नॉट जस्ट कि आप बुक उठा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। इवन मैं बोल रही हूँ आज, लेकिन ये सब चीज मेरे साथ भी हुई थी। मैं खाने पीने में लापरवाह थी, मैं मेरे को सब्जियां नहीं पसंद थी, मैं ऐसे ही शॉर्टकट खाते पीते रहती थी, तो मुझे उन सब चीजों का बहुत फेस करना पड़ा। आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है, ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है लेकिन आप ऑन बेड पड़े हो, ऐसे भी सिचुएशन आते हैं। मेरी ही लाइफ में आया हुआ है। मैं, मेरे एग्जाम थे और मैं हॉस्पिटलाइज होके बैठी हुई थी। खैर उसके दूसरे सिनेरियो थे, मुझे ड्रिप चल रही थी, मैं एग्जाम छोड़ने वाली थी। उसके बाद बात आती है कि नहीं एग्जाम दे दो, सिर्फ जाके नाम लिख दो, हम लोग देखते हैं फिर पासिंग रहेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन की चीजें थी तो वो आपका ईयर बैक हो जाता है। तो अब अपने अंदर भी थोड़ा सा अहम है भाई कि जाएंगे तो नाम कैसे लिखेंगे। बढ़िया ड्रिप व्रिप हटाई, डॉक्टर को बोला कि मुझे एग्जाम देना है। कॉलेज कैंपस में हॉस्पिटल था, तुरंत उसका सारा पैकेजिंग हुआ, वहां से डायरेक्ट क्लास में, कॉलेज के अंदर ही क्लास जहाँ सेंटर मतलब एग्जाम हो रहा था वहां गए। 2 घंटे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, हाथ से ब्लड आया जा रहा है, ड्रिप क्योंकि तुरंत ही लगी थी, पूरा रिवर्स ब्लड का फ्लो हो रहा था। तो काफी चीजें होती है, इसलिए आपका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। और तुम्हें इत्तेफाक से, चलो अब ये बात आई ही है, तो वो पेपर भी था, देखो यहाँ पे लिखा है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बताऊंगी तुम्हें, बट वो पेपर भी मेरा था बायोकेमिस्ट्री का। एंड बाय चांस मैं उसकी टॉपर थी क्लास में। बाय चांस, मैं नहीं मानती कि मैं उतने अच्छी थी या मेरा प्रिपरेशन था, क्योंकि आई एम ऑन बेड दैट टाइम, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ये चैप्टर एक सोल है बेटा। वो टॉपर मैं क्यों बनी थी मैं तुम्हें बता दूं, मैं क्योंकि मैं पढ़ती थी, क्योंकि मैं कोर जानती थी कि व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री, व्हाट इज इसके रिएक्शन। अब ये तो छोटी बातें हो जाएंगी जो तुम लोग अभी पढ़ोगे, वहां पाथवे होते थे, वहां पे रिएक्शंस है, वहां डीएनए का फॉर्मेशन है, वहां प्रोटीन है, ग्रेजुएशन की बात कर रही हूँ क्यों। तो उस टाइम आप ऐसे नहीं पास हो सकते थे, इवन पास नहीं हो सकती थी मैं अगर मैंने बुक से कभी पढ़ाई नहीं की होती। मेरा पढ़ने का सीधा सा फंडा है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे ब्रेन में जाए।
मुझे नोट्स बनानी रहती थी। मैं जब पढ़ती थी तो मेरे अपने ओन नोट्स, जैसे तुम लोग ये बुलेट में देख रहे हो, इसी तरीके से मेरा बुलेट में नोट्स बनाने की आदत थी। मैं नोट्स बना के अगर मैंने उसको पलटा नहीं है ना तो भी मेरा काम चल जाता था। और मेरी कुछ कंडीशन ऐसी रहती थी कि मैं ऑलमोस्ट दूसरे बच्चे उस नोट्स को पढ़ते थे और मुझे वो नोट्स मिलती भी नहीं थी। क्लियर। लेकिन ये बनाना ही काफी है। दैट्स वाई मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि बेटा आप नोट्स बनाया करो, लिखा करो, समझा करो चीज। अगर आपने समझा है तो वो आपके ब्रेन में रहेगा। और वो तो सब्जेक्टिव पोर्शन था, सब्जेक्टिव पेपर था, उसमें लिखना पड़ता है। आपको तो पॉजिटिव चीज है नीट के साथ कि आपके सामने क्वेश्चन में आंसर छुपा है। उन 4 ऑप्शन में ही आंसर है और उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली एक ब्रांच है बेटा, जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के आप केमिकल इंटरेक्शन को देखते हो। समझ में आ रहा है? तो इतनी सारी जो कहानी बताई, ये एकदम भी बकवास चीजें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इनको आपको सुनने में शायद अजीब लग रहा होगा कि क्लास चल रही है, क्या चल रहा है, बट सामने रहते तो शायद नहीं लगता। ऑनलाइन क्लास में मुझे भी नहीं समझ में आता मैं किस तरीके से इन बातों को आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। ये आपकी लाइफ का वो पोर्शन है जिसमें आपको अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन भी दे देना है, और आप सही डायरेक्शन में ही एक लाइफ को रखो, और आप अपने आप को एक पर्सनालिटी की तरह डेवलप करो, ना कि एक सिर्फ सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह डेवलप करो। सोशल इंटरेक्शन, सोशल पर्सनालिटी, आप एक अच्छे इंसान बन के निकलो। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका 11th 12th होगा ना, आप देखोगे अपने अंदर ही आपके अंदर काफी चेंज होगा। आप बड़े हो चुके हो, आप घर में लड़ाइयाँ करने लगे होगे, आपको गुस्सा जल्दी आता होगा, आपकी बात नहीं सुनी जाती होगी तो आप जिद करते होगे। और दो कि मैं ये एडमिट करती हूँ कि रत्नागिरी का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, कल्चरल है। ठीक है, वहाँ पे बड़ा अभी मोरल वैल्यूज है, वहाँ पे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप एक डायरेक्शन में रहो। ठीक है, एक आप फोकस्ड वे में रहो। चलो, ये तो बहुत ज्यादा आज ज्ञान की बातें हो गई। मेरा क्वालिफिकेशन जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं है बेटा, मेरा क्वालिफिकेशन बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, हायर बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। वैसे तो बायोटेक्नोलॉजी से थी मैं। एमटेक और पीएचडी मेरा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है। उसके पहले मैंने बायोटेक पढ़ा हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द पार्ट ऑफ माई स्टडी। यहाँ पे पढ़ा हुआ है मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, बट डिग्री मेरी बायोटेक्नोलॉजी में। चलो बैक आते हैं। तो उन्हीं सब बायोलॉजिकल ब्रांच से एक ब्रांच है बेटा, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये भी मैंने ग्लिम्स तुम्हें बताया था जब हम लोगों ने रिडक्शनल बायोलॉजिस्ट का व्यू देखा था, कि अगर आप वहां पे एक थंब से मैंने कट लिया था कि स्किन स्किन के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, और इसी तरीके से आप डीएनए बायो प्रोटीन तक पहुंचे थे एक सेल के अंदर। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? इज द स्टडी ऑफ द मॉलिक्यूलर एस्पेक्ट ऑफ द सेल। आप अब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करो। ओके, एंड द बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पे आप रिएक्शंस देखोगे, यहाँ पे आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात करते हो, डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना, इनकी बातें करते हो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हो। और जब आप इन प्रोसेस के साथ साथ उसके केमिकल इंटरेक्शन की बात करते हो, ठीक है, देन इट बिकम द बायोकेमिस्ट्री। आपको लेनिंजर साइंटिस्ट का नाम बताया था मैंने, फिर बताई भी थी कि मेरे पास बुक है। वही बुक थी बेटा जिसको मैंने उस टाइम भी पढ़ा था, और आज भी मैं वो बुक को रखी हुई हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री एक बड़ा ही प्यारा एरिया है जो आपको समझ में आना चाहिए। यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स ना। आप डॉक्टर हो तो आप केमिकल के बिना तो चलेगा ही नहीं आपका काम। आप मेडिसिन दोगे तो मेडिसिन क्या है? ड्रग। ड्रग क्या है? केमिकल। एक छोटी सी गोली आप लेते हो और अब फटाफट आपका टेम्परेचर लो हो जाता है, आपकी वोमिटिंग रुक जाती है, आपको लूज मोशन आ रहा है, लूज मोशन रुक जाते हैं, बीपी किसी का बढ़ा है, बीपी डाउन हो जाता है। ठीक है, साइड इफेक्ट्स होने होंगे, वही छोटी सी गोली कुछ अलग काम कर देगी, कभी एंटीबायोटिक डोज से डिस्टर्ब हो जाती है हेल्थ। तो केमिकल रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो राइट डायरेक्शन में चले, राइट कॉन्स्टिट्यूशन हो, क्यों उसमें इंग्रेडिएंट लिखा है। अब तुम लोगों के अंदर ये हैबिट होनी चाहिए। अच्छा, जरा ईमानदारी से बताओ, एकदम ईमानदारी से, कितने लोग ऐसे हो जो आज तक कभी सिरप पीने के टाइम या स्ट्रिप लिया है, दवा के स्ट्रिप देखी है घर में, या तो उसको पलट के उस पे जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ा है किसी ने, कि उसके अंदर ड्रग क्या है, कितने एमजी है, कितना अमाउंट है, इस तरीके का किसने किया है?
किया है ना। ये सब इंडिकेशन होता है कि आपका इंटरेस्ट है, और जिन्होंने भी नहीं किया है, सिर्फ टैबलेट का नाम पढ़ा है तो भी गुड है बेटा। अभी कोई भी स्ट्रिप दिखे, तो आप उसमें देखना वहां पे कंपोजिशन होता है। एक्चुअली में जो ड्रग होती है ना, जो मेडिसिन है, वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो वहां पे एमजी के अमाउंट में होगी, बाकी पूरी टैबलेट की साइज वो जो है वो उसके लिए केमिकल्स हैं, जो उसको उस शेप में लाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए केमिकल के कंपोजिशंस यूज होते हैं, तो वो आपको वहां पे लिखे रहते हैं। आप समझना इसको जो मैं बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि आप तो फ्यूचर डॉक्टर हो ना बेटा। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री इज द साइंस इन विच वी स्टडी द केमिकल एंड फिजियोकेमिकल। फिजियोकेमिकल मतलब फिजियोलॉजी मीन्स जो हमारी बॉडी के इंटरनल मैकेनिज्म है, जैसे लिवर की एक फिजियोलॉजी है, हार्ट की एक फिजियोलॉजी है, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी फिजियोलॉजी है, हमारा लोकोमोशन एक फिजियोलॉजी है। तो जो वो हम इंटरनली कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस हो रही है, दैट इज फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी विदाउट केमिकल प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है। तो फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोकेमिस्ट्री, दैट इज द ब्रांच। ओके, द केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, which are present in the living organism are known as biomolecule। ठीक है, एक आप सिंपल सी बात समझोगे तो लिविंग मॉलिक्यूल को बनाने के लिए बायोमोलिक्यूल मिल रहे हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। मतलब बायोमोलिक्यूल एग्रीगेट्स एंड फॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझना हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। और विडंबना देखो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही बायोमोलिक्यूल बनते हैं। लिविंग मॉलिक्यूल, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्शन करेंगे, मेटाबॉलिज्म करेंगे, तो बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो दीज आर क्लोजली रिलेटेड, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे कि फिर पहले कौन आया, तो तुम बताओ, मैम ने बताया हुआ है पहले कौन आया था। चलो फटाफट बताओ, पहले कौन आया था। बेसिक्स क्लास में बताया हुआ है, लाइफ तक आए थे हम लोग, तब जाके हमने सेल स्टार्ट किया था। तो पहले कौन आया था? बहुत इंटरेस्टिंग है, बताओ। बताओ बताओ बेटा बताओ। अरे सभी बताओ, 44 स्टूडेंट्स हो, बताओ चलो। इन दोनों में से बताओ। प्रोजीनोट इज ओके, आरएनए इज ओके, तो आरएनए इज व्हाट? आरएनए इज बायोमोलिक्यूल। आपको आंसर मिल गया। तो पहले कौन आया है? बायोमोलिक्यूल आया या लिविंग ऑर्गेनिज्म आया? बायोमोलिक्यूल्स, वेरी गुड। मजा आता है वैसे, तुम लोग अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, तुम लोग पकड़ लेते हो बातों को। तो बायोमोलिक्यूल्स पहले आए, मतलब केमिकल्स पहले आए। बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर नहीं बने थे, दैट्स व्हाई दे आर नॉट बायोमोलिक्यूल। लेकिन वो प्रॉपर्टी, वो केमिकल्स पहले बने थे। ठीक है, तो उसी फिनोमेना को आप बोलते हो, पढ़ते हो, दैट इज केमोजेनी। लिख लेना, वही बेसिक्स में ये वर्ड लिख लेना, शायद मैंने वर्ड नहीं बताया था उस टाइम। केमोजेनी, ओके। उसके बाद जो बायोलॉजिकल वर्ड आ गया, तो दैट इज बायोजेन। तो जो हम बायोमोलिक्यूल्स बोल रहे हैं, आरएनए इज अ केमिकल, जब तक एक कैटालिटिक केमिकल है, जब तक वो बायोलॉजिकल वर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं प्रोड्यूस हुआ था। लेकिन आरएनए, अमाइनो एसिड, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था मिलर वाला, ठीक है, ओपेरिन हल्डानी की हाइपोथेसिस को प्रूव किया था उन्होंने। उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि हाँ, यहाँ पे अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक कंपोनेंट का फॉर्मेशन हो गया। एमसीक्यू में भी मैंने दिया था, याद आ रहा है? तो वही चीज है, दैट इज केमोजेन। ऐसे केमिकल्स का फॉर्मेशन हो गया जिनके इंटरेक्शन से बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। ओके, अब अगर आप ब्रॉडली देखो, देखो एक तुम्हें बात बताएं, दिस इज द यूनिवर्सल थिंग। ये जो मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगी ना, ये कोई ऐसा नहीं, आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं पढ़ोगे कि प्रोकैरियोट में ये प्रोटीन है और यूकैरियोट में उस अमाइनो एसिड के मिलने से दूसरा प्रोटीन मिल जाएगा। बेटा, जो प्रोटीन यहाँ बनेगा वही प्रोटीन यहाँ बनेगा। अब डिपेंड है कि वो प्रोटीन प्रोकैरियोट में बनता है या नहीं, दैट इज डिफरेंट। लेकिन अगर मैंने आपको एलेनिन लिख दिया, अमाइनो एसिड में मैंने एलेनिन लिख दिया,
तो एलेनिन को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट यूकैरियोटिक में है वही रिक्वायरमेंट प्रोकैरियोटिक में है। एलेनिन को जोड़ने के लिए जो प्रोसेस यूकैरियोटिक में चाहिए वही प्रोसेस प्रोकैरियोटिक में चाहिए, जो कोड यूकैरियोटिक में है वही कोड प्रोकैरियोटिक में है। तो जब हम बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे ना, तो आप यहाँ पे प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। एवरीवेयर दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। सभी इसी तरीके से कंपोनेंट के बने हुए हैं, इन्हीं 4 कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट डेरिवेटिव से अराइज हुए कंपोजिशन के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक आपको बड़ा प्यारा इमेज दिया हुआ है, बैक्टीरियल सेल, इट मीन्स प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरियल सेल को अगर आप एनालाइज करने जाते हो तो यू विल फाइंड फैसिनेटिंग फैक्टर कि देयर इज ओनली 70%, मतलब 70% ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट। सिर्फ और सिर्फ वाटर ही 70% है, उसके बाद 30% में केमिकल्स प्रेजेंट है। इसी तरीके का कुछ लाइफ ओरिजिन था आपका। अर्थ पे आपका पूरा पूरा का पूरा वाटर था, वाटर में ही केमिकल्स ओरिजिनेट हुए और उनके मिलने से फिर डेवलपमेंट होने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डेवलपमेंट के बाद वहां पे फॉर्मेशन हो गया पूरे एक कंप्लीट सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का। ओके, तो 70% तो हो गया आपका वाटर, इसके कंपोजिशन की कोई नीड ही नहीं है, ये वाटर है। कहीं पे भी प्योर वाटर नहीं होता, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। प्योर वाटर हमेशा कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ घुला हुआ हो। वाटर विल बी अ सॉल्यूशन। लिविंग सिस्टम में वाटर एक सॉल्यूशन की तरह होता है, सॉल्वेंट की तरह होता है। क्लियरली बोले तो सॉल्वेंट की तरह होता है, जिसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व रहेंगे, तो वो एक सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट की मैंने भी बताया हुआ है और आई थिंक आपको समझ में आता हो। फिर भी किसी को लगे तो वो रोक सकता है, यहाँ किसी को हेजिटेट होने की नीड नहीं है। ओके, सपना मैम की क्लास बेटा हमेशा ओपन रहती है क्वेरीज के लिए, ये अलग बात है तुम लोग करते बहुत कम। चलो, तुम करते ना तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलता, मेरे गले को आराम मिलता, कंटिन्यू मुझे बुलवाते हो तुम। चलो, अब यहाँ पे देखो ये 70% था वाटर, इसकी तो कोई बात नहीं है। 30% को हम लोग एलाबोरेट करते हैं, तो 30% में आपको दिख रहा है मैक्सिमम अमाउंट जो है ले जाओ प्रोटीन को। दैट्स वाई हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं ना, प्रोटोप्लाज्म। सब रिलेटेड है, देखो समझ में आएगा आपके सेल चैप्टर में इतना टाइम क्यों दिया था। प्रोटीन को वाटर में डिसॉल्व कर दो, क्या बनेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम पार्ट बॉडी का, अब ये सिंगल सेल की ही बात हो रही है, बैक्टीरिया है, सिंगल सेल है, तो आप समझ सकते हो उससे रिलेट ही करना है। उसकी बॉडी हो गई और हमारे लिए सिंगल सेल हो गया, तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है। देन आरएनए 6% दिख रहा है, ये आपको सबसे मेजर अमाउंट में दिख रहा है। कुछ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स 4%, एंड देन आपको पॉलीसेक्राइड मतलब कार्बोहाइड्रेट्स दिख रहे हैं 2%, डीएनए 1%। ओके, तो आपको यहाँ पे एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके बेटा ध्यान से देखो, तो यहाँ आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है कि आप कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो कि एक सेल के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और किस तरीके से उनका कंपोजिशन है। दिस इज जनरल, जनरल बातें बेटा, ये वेरी कर सकती है, ठीक है। दिस इज अबाउट द बैक्टीरियल सेल, यूकैरियोटिक सेल में वेरी कर सकते हैं। मैंने कंस्टिट्यूएंट में नहीं बताया, मैंने ये नहीं बताया कि हाँ आप हर जगह एक ही कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, एक ही परसेंटेज में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मैंने क्या बताया कि द इंग्रेडिएंट्स आर कॉमन, क्या है उसके अंदर दैट इज यूनिवर्सल। डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन लिपिड का रेशियो दैट इज यूनिवर्सल, लेकिन कितना कितना है वो, ये डिफरेंट है। साइज क्या होगी ये डिफरेंट है, ठीक है। कितना प्रोटीन है पर्टिकुलर सेल के अंदर ये डिफरेंट है। एंजाइम ज्यादा रिएक्टेड, ज्यादा एक्टिव सेल होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, तो ऑब्वियसली वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, एंजाइम ज्यादा फॉर्म होंगे, आर ज्यादा होगा, ये सब पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। तो वो कंपोजिशन वेरी कर सकता है कि किस में क्या क्या प्रेजेंट है, लेकिन कंपोजिशन किस किस चीज का है दैट इज यूनिवर्सल। ओके, तो आयंस हो गए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, ये 4%, फॉस्फोलिपिड 2%, डीएनए 1%, आरएनए 6%, प्रोटीन। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। जब लॉजिकल पूछा जाएगा कि आपको कुछ भी डेटा नहीं आ रहा है, तो इस तरीके की चीजों से आप आइडिया ले सकते हो कि किस डायरेक्शन में आपको उस क्वेश्चन में जाना होगा, जहाँ पे कंपोजिशन दिया हो और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि इसमें किस कौन सा चीज अबेंडेंट है, कौन सा चीज का रेशियो क्या रहेगा।
तो इस तरीके के चार्ट हेल्प करते हैं। एंड यू विल सी हियर दैट इज, यहाँ से आपको डीएनए के नीचे से लिखा हुआ है मैक्रोमोलिक्यूल। अभी आते हैं हम कि क्या होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। द कलेक्शन और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ सेल। एक सेल के अंदर सभी जो बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? सेलुलर पूल। ठीक है, जैसे हम तुम्हें जेनेटिक्स में बताएंगे जीन पूल, इकोलॉजी में तुम पढ़ोगे इवोल्यूशन में जीन पूल। क्यों? आपकी एक पॉपुलेशन, आप ह्यूमन बीइंग हो तो सारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने गैमेट का फॉर्मेशन, एक हम टेंटेटिव बना ले कि इतने मेल गैमेट फीमेल गैमेट रिप्रोडक्टिव एज के लोग हैं, तो दैट इज कम अंडर द जीन पूल। स्विमिंग पूल चलो पकड़ लो, स्विमिंग पूल समझ में आता है सबको। ठीक है, एक स्विमिंग पूल एक एरिया है जिसके अंदर वाटर है। विदाउट वाटर स्विमिंग पूल का कोई अस्तित्व है नहीं, है ना, वो तो एक लैंड एरिया की तरह हो जाएगा। तो स्विमिंग पूल तभी है जब आप उसमें स्विमिंग कर सकते हो, स्विमिंग तभी होगा जब उसमें के अंदर वाटर हो। सेम वे में सेलुलर पूल को आपको पकड़ना है। सेलुलर पूल इज द एग्रीगेशन ऑफ ऑल समेशन। आपने ये वाला साइन देखा है मैथ्स में, समेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, कहाँ? पूरी बॉडी का नहीं, एक सेल के अंदर क्या समेशन है? सेलुलर पूल। तभी यहाँ पे लिखा बॉडी पूल नहीं लिखा है, सेलुलर पूल लिखा है। ओके, अब ये कैसे हैं? ऑर्गेनिक भी हैं। मेजर जो है आप मैक्रोमोलिक्यूल की बात करते हो तो वहां पे आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड एंड मेनी अदर डेरिवेटिव्स। इनसे डिराइव्ड हुआ जैसे कुछ नहीं, तो अभी आपने पढ़ा था ग्लाइको प्रोटीन, क्या है वो? डेरिवेटिव है ना, किसका? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ना वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है, ना वो प्योर प्रोटीन है। तो आप समझ लोगे, आप ये सब वहां की मेहनत देखो ऐसे ही निकलेगी, आपको हेल्प करेगी आगे पढ़ने में। अ सेल मेंटेन्स इट्स सेलुलर पूल बाय दीज प्रोसेस। अब बताओ, ये प्रोसेस पता है आपको, ये प्रोसेस पता है, ये प्रोसेस भी आपको एक ग्लिम्स दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हो ना, सेलुलर पूल को मेंटेन करने के लिए जो मैंने आपको भोजन खिलाया भाई, आज डाइट लेने की बात की और समझाया कि बॉडी को क्या नीड है, क्या करना है आपको, वो देखो, वो ऐसी हवाबाजी वाली बातें नहीं थी, वो आपको अप्लाई करना होता है। सेल या तो पैसिवली ट्रांसपोर्ट करेगी या तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करेगी, और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए इन सभी चीजों की रिजल्टेंट ही वो एक सेलुलर पूल की रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सकती है। किसी भी चीज का इम्बैलेंस, सेलुलर पूल बढ़िया है तो सेल नॉर्मल है, सेल नॉर्मल तो टिश्यू नॉर्मल, टिश्यू नॉर्मल तो ऑर्गन नॉर्मल, ऑर्गन नॉर्मल तो बॉडी नॉर्मल। समझ रहे हो? उसी तरीके से अगर यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ तो सेल की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब, सेल डिस्टर्ब तो टिश्यू डैमेज, टिश्यू डैमेज तो ऑर्गन डैमेज, धीरे धीरे बॉडी डैमेज। सब कहानी है आपस में रिलेटेड। ओके, अब चलो फटाफट एक क्वेश्चन बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट? विच वन इज, चलो एक तो एटीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा अप हिल डाउन हिल, विच वन इज अप हिल एंड विच वन इज डाउन हिल? इन दो बेसिस से बस डिफरेंस बता दो। ओके, दैट एनर्जी इज व्हाट? दैट एनर्जी इज एटीपी। यस बेटा, आगे बताओ, सभी रिप्लाई करो जरा। अपहिल एक्टिव, डाउनहिल पैसिव ट्रांसपोर्ट, विदाउट यूजिंग एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट, यूजिंग एनर्जी एटीपी इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। करेक्ट है? यस 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 यस, सबका करेक्ट है। अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट
दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो वहां पे आपने वो ट्रांसपोर्टेशन क्यों पढ़ा था, वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड है बेटा, सेल को सेलुलर पूल मेंटेन करना है, इसलिए वो या तो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स को लेगी या तो सेल से बाहर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करेगी, और एक पूरा होम्योस्टैसिस, एक जो वहां पे एक कहें कि इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता, इक्वेलिटी कभी नहीं होती कि दायां और बायां सब इक्वल है, वो मैथ्स में होता है LHS इज इक्वल टू RHS, वो यहाँ नहीं अप्लाई होगा। ओके, यहाँ हमेशा एक आपको ग्रेडियंट बना के रखना होगा, तभी ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो इनसाइड द सेल सारा साइटोप्लाज्मिक एरेना में रिएक्शंस चल रहे हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट के अंदर रिएक्शंस चल रहे हैं, उसी को आप बोलते हो मेटाबॉलिज्म। तो दीज थ्री, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अ सेल मेंटेन, अब ये ट्रिकी पोर्शन से आपको पूछ सकता है कि अ सेल हाउ हाउ अ सेल मेंटेन्स अ सेलुलर पूल, हो सकता है वहां पे पैसिव एक्टिव मेटाबॉलिक इस तरीके से नहीं दिया, वहां पे दे दें विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ट्रांसपोर्टेशन, विद द हेल्प ऑफ मिनरल्स ट्रांसपोर्टेशन, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी फॉर्मेशन, विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ द अबव, इस तरीके से ऑप्शन दे। तो योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसके पीछे छुपा हुआ है कि वहां एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। ओके, depending upon the molecular weight of how we classify the biomolecules, that is on the basis of their molecular weight, important point hai, the biomolecules of cells are two types, micromolecule, macromolecule, या microbiomolecule, macrobiomolecule, same चीज है। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक, माइक्रोमोलिक्यूल की कहानी क्या है, जब मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन हो, ये थ्योरी है बेटा, एक्चुअल बात पे आएंगे बाद में, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी को देखते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन हो तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को आपने कहाँ कैटेगराइज कर दिया, माइक्रो मॉलिक्यूल। देखो एक स्टेप वाइज स्टेप, मैं हमेशा तुम्हें बताती हूँ कि बेटा ये सीढ़ियां, ये सीढ़ियां आप चढ़ के ही हर एक चैप्टर, ये सीढ़ी आप कहीं पे भी बना, ये आपकी लाइफ की भी स्टेयर्स हो सकती है, आपके करियर की भी स्टेयर्स हो सकती है, अब ये सिर्फ बायोमोलिक्यूल की भी स्टेयर हो सकती है, सेल के स्टेयर्स आप चढ़ चुके हो, तो अगर ये बायोमोलिक्यूल के स्टेयर्स है तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन ध्यान रखना, कोई भी सेपरेट स्टडी नहीं है। माइक्रोमोलिक्यूल पढ़ा रहे हैं तो आज माइक्रोमोलिक्यूल क्लियर होना चाहिए, बायोमोलिक्यूल का मैक्रोमोलिक्यूल बताएंगे तो वो क्लियर होना चाहिए, तो पीछे से चल के ही आप आगे पहुंचोगे, ये चीज हमेशा ध्यान रखो। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होगा, मैक्रोमोलिक्यूल थ्योरी ये कहती है कि मोर देन 10,000 डाल्टन हो, जनरली इन सेल इट इज मोर देन 10,000 डाल्टन। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्मार्टली आंसर करना है। थ्योरी क्या कह रही है, थ्योरी कह रही है 1000 को उसने लैंडमार्क बना दिया, 1000 से नीचे माइक्रोबायोमोलिक्यूल, अभी हम चार्ट देंगे उसको तुम लोग बनाना, नोट मत करना, 1000 से ऊपर मैक्रोमोलिक्यूल। ये तो थ्योरी हो गई ना बेटा, लेकिन क्या एक्सपेरिमेंट में, क्या प्रैक्टिकल में मिला है ऐसा माइक्रोमोलिक्यूल, दैट इज द रियलिटी, उस पर हम करेंगे अब। तो अभी आपको थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ में आया व्हाट इज द माइक्रो बायोमोलिक्यूल, व्हाट इज द मैक्रो मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल। डाल्टन याद रखना है यूनिट, मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट डाल्टन, 1000 डाल्टन से कम है माइक्रो बायोमोलिक्यूल, 1000 डाल्टन से ज्यादा है मैक्रो बायोमोलिक्यूल। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो आप ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आपको बनाना है, इसको प्रिंट नहीं निकालने की कोशिश करना, बना लेना, लिख लेना। Biomolecules divided into two category, microbiomolecule, macrobiomolecule या micromolecule, macromolecule। Biomolecule common निकल गया ऊपर। Small size, low molecular, this is the reality, ये reality है बेटा, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट से आपको मिला है दैट इज 800 डाल्टन, मतलब 1000 तक का कोई माइक्रो बायोमोलिक्यूल अभी रिपोर्टेड नहीं है। समझ में आ रहा है दोनों डिफरेंस? थ्योरी क्या कही थी कि 1000 से नीचे वाले क्या है माइक्रो बायोमोलिक्यूल, एंड रियलिटी क्या कह रही है एक्सपेरिमेंट कि 800 डाल्टन और 18 डाल्टन के बीच के जो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं दोज आर माइक्रो बायोमोलिक्यूल। ओके, अब ये एसिड सॉल्युबल पूल क्या होता है ये हम बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ये पूल में आएंगे, सेल पूल को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप ब्रॉडली देख लो, मिनरल, गैसेस, वाटर, सुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स,
ओके, मैक्रोमोलिक्यूल में आ जाता है लार्ज साइज हाई मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरी कह रही थी 1000, वहां पे भी लिखा था इनसाइड द सेल। जो रिपोर्टेड है वो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है, 10,000 डाल्टन के हैं, एक्सेप्ट सर्टेन हार्मोन, सर्टेन सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स कुछ हैं रिपोर्टेड जो कि इनसे लोअर हैं। बट अब ब्रॉडली जब आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की बात करते हो तो दे आर लार्जर, दे आर हैवियर देन द 10,000 डाल्टन। अब यहाँ पे स्टार मार्क लगा देना लिपिड को भी। ये इनसॉल्युबल पूल में आया है, क्यों आया है वो डिफरेंट बात है, वो एक पूरा एक्सपेरिमेंट आपको बताएंगे अभी हम, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। ये लिपिड बस मार्क कर लो, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट लिपिड इज 800 डाल्टन। तो कहाँ होगा ये लिपिड, ये है एक्चुअली माइक्रोमोलिक्यूल में। तो लिपिड, माइक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल बुक आपको कंफ्यूज करती रहेगी, आपको फोकस रहना है कि लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल बट दे आर प्रेजेंट इन एसिड इंसॉल्युबल पूल। इस चार्ट में गलती नहीं है कुछ, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ कि करना क्या है। ये एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल को शो कर रहा है। दिस इज सिंपली लाइक कि आप चाय बनाते हो, कई बार मैं तुम्हें लेक्चर में चाय बनवा चुकी हूँ, आपने चाय बनते हुए देखा होगा। आपने एक पैन लिया, पैन में वाटर डाला, दूध डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, तुलसी डाली, इलायची डाली, अदरक डाली, जिसको जैसे पसंद है, मसाला भी डाल दो, वॉटेवर जिसका जैसा मन हो वैसी चाय पी ले। दूध डाला, चीनी वीनी डाल दिया, उसको बॉयल कर दिया। उन सभी चीजों की इंग्रेडिएंट के एसेंस, इंग्रेडिएंट के केमिकल रिएक्शंस हो के फाइनली उसको टेम्परेचर देना मत भूलना, ठीक है। फ्रिज में रख के नहीं चाय बनती है, तो टेम्परेचर दिया, गैस पे बॉयल किया और फाइनली वो क्या बन गई, आपकी एक चाय बन गई। लेकिन उसको क्या आप उस तरीके से पीते हो या किसी को पीते देखा है? नहीं, वो एक छन्नी यूज करते हैं और छन्नी से सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन की टेक्निक होती है। और ऊपर सारा डेब्रिस वाला पोर्शन, जिसके इंग्रेडिएंट, जिसके केमिकल्स आपके चाय में आने जरूरी थे, अदरवाइज कोई बिना अदरक के चाय नहीं पीता, कोई बिना इलायची के चाय नहीं पीता, कोई बिना शुगर के चाय पीता है, कोई बिना शुगर के नहीं पीता है, किसी को मीठी ज्यादा चाहती है चाहिए होती है। वो इंग्रेडिएंट कितना कितना है दैट इज वेरिएबल, बट आपने डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जब आप एसिड से ट्रीटमेंट वाला एक्सपेरिमेंट देखोगे तो उस एसिड ट्रीटमेंट के बाद आपने उसको फिल्टर कर दिया, तो देयर इज अ चाय पत्ती वाला एरिया एंड देयर इज अ चाय वाला एरिया। समझ में आ रहा है? तो चाय वाला एरिया क्या हो गया, एसिड सॉल्युबल पूल, जो एसिड में डिजोल्व हो गया, जो उस पानी में डिजोल्व था, जो उस दूध में डिजोल्व हो गया, वो सब आपको चाय में आ गया, आपके कप में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, जिसका साइज उस सीप के साइज से ज्यादा था, सीप के पोर से चाय छन्नी का आपका जो छेद है उसके साइज से ज्यादा था, वो सब कहाँ है, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। उसको बोलते हैं बेटा फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है बायोमोलिक्यूल है तो आप उनको वेस्ट कर दोगे, तो वही वेस्ट, वही फिल्ट्रेट वाले पोर्शन में आपका क्या आ जाता है, वो हो गया एसिड इनसॉल्युबल। वो आपके चाय के पानी दूध में डिसॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है, वो ऊपर रह गया चाय छन्नी के, तो दे आर बिकम, अब जब आप एसिड ट्रीटमेंट करते हो तो उसको आप बोलते हो कि दे आर एसिड इनसॉल्युबल। मिक्स हो गया सब, समझ में नहीं आई बात? आई या नहीं आई यार, बताओ पहले। कितना टाइम हो गया, 8:33। फास्ट बताओ बेटा, थोड़ा इसको कंक्लूड करें, एटलीस्ट बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन और आपको समझ में आ जाए। समझ में आई बात? ओके। तो अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड इज माइक्रोबायोमोलिक्यूल, बट अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निक लिपिड कम्स विद द माइक्रोमोलिक्यूल। दैट्स व्हाई बुक्स कंफ्यूज हैं। बायोकेमिस्ट्री के बुक्स में लेवल ऑफ स्टूडेंट्स पे ये डिपेंड करता है कि उनको क्या इंफॉर्मेशन किसी ने दी है। तो लिपिड आपको मैक्रोमोलिक्यूल में भी मिल सकता है, माइक्रोमोलिक्यूल में भी मिल सकता है, लेकिन बी स्मार्ट, जब इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि लिपिड को कहाँ रखना है, मतलब एग्जामिनर स्मार्ट था, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है वो, तो वो आपसे गलती करवाना चाह रहा है कि लिपिड को आप माइक्रोमोलिक्यूल में ला रहे हो कि नहीं, बिकॉज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट, इस पे लिख लेना। कभी भी कोई क्लासिफाई करो ना तो अपने दिमाग में एक चीज रखना, चाहे केमिस्ट्री पढ़ाए या कोई फिजिक्स पढ़ाए, आप एक चीज पे फोकस जरूर करना, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। आपके पास कलर है, डिफरेंट कलर की बॉल है, आप सेपरेट कर रहे हो, तो आप कलर की बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर रहे हो। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर वेट।
तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट लिपिड इज माइक्रोमोलिक्यूल, दैट्स व्हाई दैट इज मोर एक्यूरेट स्टेटमेंट। चलो ये तो हम लिपिड पढ़ाएंगे तो फिर बाद में फिर से बात करेंगे इसके बारे में। आज एकदम इंट्रोडक्शन है, कभी भी कोई लेक्चर स्टार्ट होगा ना तो एक लेक्चर तो आपको मेरे से थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा जिसमें आप सिर्फ बातें करने वाली चीजें ज्यादा होती है। आप इंट्रोडक्शन समझो, आप उस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हो वो समझो, आप उस चैप्टर का कोर क्या होगा वो समझो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। पकड़ना है वर्ड को, मोस्ट है, टोटल नहीं बोल रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, डायरेक्ट पूछता है, बच्चे गलती करते हैं ये सब। ध्यान से देखो, मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक इन नेचर। अब आपको पता है कि देयर आर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक है। अभी आपको ये रुलाएगी, बढ़िया से रुलाती है, बट आप शुरू से क्लियर रहोगे, लिखते जाओगे एक्सेप्शंस क्या है, कहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, तो यही आपका स्कोर भी कराती है। ये भी बता दो, जो केमिस्ट्री में स्कोर करता है ना वो इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करके ही करता है बेटा। बस फैक्ट ज्यादा होंगे, एक्सेप्शंस ज्यादा हैं। दे हैव स्पेसिफिक शेप्स एंड डायमेंशन, तभी वो अलग अलग बायोमोलिक्यूल हैं। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी के पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है, ऑल है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, कीटो ग्रुप है। दैट फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस देयर प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली उसी ने उसको चेंज किया है। अभी एक बेसिक चीज और बतानी थी, रह गई, चलो हम बताते हैं। मेनी ऑफ देम आर एसिमेट्रिक, अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सिमेट्री है उनकी, तो आप उनको क्या कह सकते हो कि एसिमेट्रिक। उनका कोई ऐसा डेफिनेट शेप एंड स्ट्रक्चर आप नहीं कह सकते। जब तक आप डेफिनेट एक कोई, जैसे सेलुलोज आप पढ़ोगे तभी आप बताओगे कि हाँ सेलुलोज का ये सिमेट्री है, सेलुलोज का ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ऐसे ब्रॉडली आप कैसे बोलोगे, मेनी ऑफ देम आर asymmetric in nature. Macromolecules are large molecules and are constructed from small building block molecules. वो मोतियों की माला मैक्रोमोलिक्यूल, और मोती उसके क्या हो गए, माइक्रोमोलिक्यूल में आ जाएंगे बेटा, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हो गई, मोती, मोती नहीं लिख रहे हैं, मोती, तो बार बार हम एग्जांपल देते हैं पर, ओके। बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स हैव सिंपल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली जो पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो बेटा वो बनाएगा कितना भयंकर वाला कॉम्प्लिकेशंस बना देगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक को सिंपल होना पड़ता है, उनके एसोसिएशन से। एक पर्ल आपकी इसी तरीके से हो सकता है, एक पेंडेंट आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर का हो सकता है, लेकिन जब आप इनके एसोसिएशन से आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के नेकलेसेस बनाते हो तो वहां पे आपको ह्यूज वैरायटी दिखती है। समझ में आई बात, आई समझ में। अब बेसिक सी कहानी एक जो मैं कह रही हूँ, बेस एक रह गया, उसमें जब आप बात करते हो ना कार्बोहाइड्रेट, ये पहले तुम लोग को बताया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इनकी बात करते हो तो सिंपल सा रूल है, दे आर द सिंपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये कॉमन है जिनके मिलने से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है। समझना इसको, CHO 1:2:1 का रेशियो, दैट जनरल स्टेटमेंट है बेटा, इसके वेरिएशन है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। CHO है और साथ में N है, CHO एंड N, दैट इज प्रोटीन। वेरिएशन को समझो, CHO है लेकिन हाइड्रोकार्बन चेन लंबी है। फटाफट बता दो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन चेन लंबी है, टेल है हाइड्रोकार्बन की, और O कम हो गया, देन व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। CH लंबा है, ज्यादा है अमाउंट में, 1:1, 2:1 का रेशियो नहीं है, बताया हुआ है ना, हाइड्रोफोबिक टेल। तो क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, CHO में O बहुत कम है, CH ज्यादा है, तो दैट बिकम लिपिड। एक जनरल है, सब जनरल है। CHON आ गया, अब CH है, O है, N है और P भी आ गया, देन दैट बिकम द DNA, RNA, न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरीके के कुछ जनरल एसोसिएशन होते हैं कि अगर आपको बैठ के अपने दादी अम्मा को या किसी को, ऐसे लोग को समझाना हो तो आप कैसे समझाओगे, 4 बॉल ले लिया, 4 बॉल लेके आप बता रहे हो ये 3 बॉल से ही सिर्फ लेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, 5 बॉल ले लिया, इस 3 बॉल के साथ हमने अगर ये बॉल भी ले ली ना तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, प्रोटीन हो जाता है।
और इसके साथ अगर हमने फास्फोरस को भी ले लिया ना तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। सिंपल, एकदम स्वीट एंड सिंपल। ये थंब रूल है कुछ। देयर आर अबाउट 5000 केमिकल। अब ये हम जो बोलते रहते हैं आपको कि भैया एक सेल के अंदर इतने रिएक्शंस चल रहे हैं और तुम सोचते हो कि सेल बड़ा सिंपल चीज है। तो देयर आर अबाउट 5000 केमिकल्स इन द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजिंग अराउंड 3000 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। और ये लिविंग वर्ल्ड कहाँ है बेटा, एक छोटी सी सेल के अंदर। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, बट दैट इज नॉट कि हर सेल के अंदर इतने रिएक्शन बढ़ रहे हैं। ये एक कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है कि एक लेवल है। ओके, इन अ सेल 2000 एंजाइम्स। अब 3000 टाइप्स के रिएक्शन चल रहे हैं तो एकदम ऐसे नहीं मिलाना है। मैम आप तो बोलती थी कि हर रिएक्शन को एक एंजाइम करता है। बेटा एक एंजाइम कई सारे रिएक्शन कर सकता है, ये भी हम बता देते। ठीक है, एक एंजाइम कई डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस को कर सकता है। तो इन अ सेल अराउंड 2000 एंजाइम्स में प्रेजेंट सब में होगा जरूरी नहीं है, फिर से डिस्क्लेमर दे रहे हैं, टू कैरी आउट इट्स मेटाबॉलिज्म। उस सेल के मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए ये फैक्ट है कि हर रिएक्शन पे जब भी A प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा बायोलॉजी में, यहाँ पे एक एंजाइम बैठेगा तभी ये होगा, अदरवाइज ये प्रोसेस नहीं होगी और अगेन वो एक डिजीज कॉज कर देगा। समझ में आ रहा है कुछ? तो जो आप एक लिविंग सिस्टम को यू कैन रिलेट विद द ट्रैफिक सिस्टम। सिंपल, ट्रैफिक सिस्टम में आप देख लो कि बहुत सारी गाड़ियां जा रही है चौराहे से तिराहे से, इधर से उधर उधर से इधर, एक पूरे शहर के अंदर एक ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है। इसी तरीके से लिविंग सेल के अंदर कई सारी रिएक्शन, कई सारे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं और उनको डायरेक्शन, जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपका पूरा डायरेक्शन देखता है, मेंटेन करता है, उसी तरीके से ये अंडर द डीएनए कंट्रोल है, अंडर द सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म है, अंडर द एंजाइमेटिक कंट्रोल मैकेनिज्म वो प्रोसेस होती है। इज इट क्लियर? Life results due to relationship of molecules and not a property of any one molecule. This statement asked in Ames entrance, and this statement is given by the Pauling. साइंटिस्ट है पॉलिंग। क्या सिंपल सा मतलब है, और इसको आप थ्योरी में क्यों जा रहे हो बेटा, इसको आप साइंस में क्यों जा रहे हो, इसको आप अपने अराउंड में देखो। आपकी जिंदगी विदाउट किसी इंटरेक्शन के पॉसिबल है क्या? आप बिस्तर पे लेट के, इवन बिस्तर पे लेटने के लिए भी बिस्तर से इंटरेक्ट करोगे ना, बेड से इंटरेक्ट करोगे। चलो नीचे सो गए, कहोगे मैम हम नीचे सो गए, भाई तो धरती से इंटरेक्ट करोगे। हवा में हो, हवा से इंटरेक्ट करोगे। विदाउट इंटरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल। आप ह्यूमन बींग से इंटरेक्ट करोगे, आप अपने पेट से इंटरेक्ट करोगे, आपके चारों तरफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, आपके बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, आप वेजिटेबल से इंटरेक्ट करते हो, आप फ्रूट से इंटरेक्ट करते हो, आप प्लांट से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप फ्लावर से इंटरेक्ट कर रहे हो। देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन अराउंड यू, ये भी हमने बेसिक लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो पॉलिंग जी का क्या कहना है कि भाई लिपिड अपने में हीरो नहीं है, प्रोटीन अपने में हीरो नहीं है, कार्बोहाइड्रेट अपने में हीरो नहीं है। जब तक ये सारे हीरो एक बड़ी ट्यून सी मूवी में अपने अपने रोल को नहीं प्रॉपर प्ले करेंगे, तब तक एक ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं फॉर्म होगी, तब तक एक सेलुलर पूरा परफॉर्मेंस नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई वांट टू से बाय द यूजिंग पॉलिंग स्टेटमेंट? समझ में आ रहा है? तो इंटरेक्शन इज नेसेसरी। ये जरूरी नहीं है कि शाहरुख खान मूवी में है तो मूवी हिट हो जाएगी। वो भी मूवी फ्लॉप हो सकती है अगर शाहरुख खान के को स्टार्स अच्छे नहीं है या उसमें प्रॉपर स्टोरी में दम नहीं है। तो लाइफ रिजल्ट्स ड्यू टू रिलेशनशिप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी वन मॉलिक्यूल। तब एक लाइफ बनेगी, तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरा परफॉर्म कर पाएगा। अब ये बड़ा प्यारा चार्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। Biochemistry deals with the biochemical reactions. Biochemicals deals with the reactions of the biomolecules. समझो अब इसको। आपको बायोकेमिस्ट्री में आपकी बॉडी की जो बायोकेमिस्ट्री कहती है उसको नीड है फूड की। ओके, उस फूड में अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, इट गेट्स एनर्जी फ्रॉम, देन योर फूड शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट होगा, शुगर उसका डेरिवेटिव निकल, मतलब उसके स्मॉल पोर्शन में आप जाओगे, सुगर्स होगा, उसका पॉलीमर्स बनाओगे, स्टार्च होंगे।
फिर आप देख रहे हो कि वेरिएबल में आपको सेलुलोज भी दिया है, तो आप सेंटेंस पूरा बना सकते हो इस फ्लो चार्ट से। गेट्स एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट सच एज एग्जाम्पल इज शुगर, ग्लूकोज। आपने देखा है कोई गिर रहा है, पड़ रहा है, थोड़ा थकान फील कर रहा है, तो आप ग्लूकॉन डी देते हो। व्हाट इज दैट? ग्लूकॉन डी, दैट इज शुगर ना, कार्बोहाइड्रेट है वो। फटाफट घोला और दे दिया, तो इंस्टेंट एनर्जी आपको किससे मिली? आपने गेम खेलते हुए देखा होगा, टीवी में देखा होगा, खुद भी खेला होगा, तो बीच में ड्रिंक आती है, बीच में ब्रेक होता है, उसमें प्लेयर्स ड्रिंक पीते हैं, वो क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक होते हैं, ठीक है। बनाना खाते हैं, इंस्टेंट एनर्जी के ये सब नेचुरल सोर्सेज हैं, समझ रहे हो बच्चा? सच एज शुगर एंड स्टार्चेस, आप मोनोमर में देख लो, आप डेरिवेटिव्स में देख लो शुगर, एंड आप पॉलीमर में चले जाओ तो स्टार्चेस, जो फूड में आपको, जैसे कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, आप पोटैटो खा रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको एनर्जी मिल रही है, इंस्टेंट एनर्जी। इनका डाइजेशन सबसे फास्ट होता है बेटा। तो कार्बोहाइड्रेट आप कोई भी लेते हो तो उसको डिजोल्व करना, उसको डाइजेस्ट करके, जब आपने ग्लूकोज लिया तो उसको क्या ही डिजोल्व करना है बेटा, वो तो डायरेक्ट डिफ्यूज कर जाएगा बॉडी में, तो इंस्टेंट एनर्जी फील होती है, समझ में आ रहे हैं? एंड ग्रेजिंग एनिमल गेट्स एनर्जी फ्रॉम सेलुलोज, जो रुमिनेटेंट होते हैं, जो चरवाहे जो चारा खाते हैं, ठीक है, जो आपके कैटल्स हैं, वो क्या डाइजेस्ट करते हैं? वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते बेटा। ये सब पॉइंट आप कहीं ना कहीं आते रहेंगे। फिर दूसरा पकड़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री। इफ यू वांट टू स्टोर एनर्जी इन, देन यू हैव टू कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू लिपिड, लिपिड के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हो, विच मे बी फैट एंड ऑयल, और विच मे बी ऑल्सो यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स में चला गया था आपका, तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ लिपिड्स तो आपके मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। फ्रॉम एनिमल्स, फैट और ऑयल है वो एनिमल्स के सोर्स से हो सकते हैं, सेचुरेटेड होते हैं। फ्रॉम प्लांट, अनसेचुरेटेड फैट होते हैं, वही कॉन्सेप्ट है डबल बॉन्ड वाला, सिंगल बॉन्ड है, सब सेचुरेटेड हो गया, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अनसेचुरेटेड होगा, देखेंगे डिटेल में जब लिपिड्स पढ़ेंगे। अगर आप ग्रोथ में फेज में हो, ग्रोथ देखो, आपको इंस्टेंट एनर्जी था, आपने कार्बोहाइड्रेट यूज कर लिया, आप स्टार्विंग फेज में हो, आपकी बॉडी स्टोर फूड को यूज करेगी, लिपिड्स को तोड़ेगी, फैट को तोड़ेगी, ठीक है, जो मोटा होता है वो धीरे धीरे पतला होता है। सेम वे में अगर आप ग्रोइंग फेज में हो तो आप प्रोटीन डाइट देखते हो, प्रोटीन रिच खाना चाहिए आपको, प्रोटीन सप्लाई लेना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, प्रोटीन्स होने चाहिए। तो बिल्डअप ऑफ सेल्स, जिस फेज में सेल ग्रो कर रही है उस टाइम प्रोटीन्स डाइट में हायर होने चाहिए, मेडअप ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बनते हैं, लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। फिर आता है दीज कोड्स, कोड्स, इन सबको कोड कौन कर रहा है? बिट्स जेनेटिक कोड्स विद न्यूक्लिक एसिड, कंट्रोल कौन कर रहा है? बॉस। नो, बॉस कौन है? डीएनए होता है मोस्टली। सच एज डीएनए मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग बेसिस एंड पेंटोज शुगर। अब एक एक को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये सब चीज समझ में आएगी, हम ऑलरेडी बताए हुए हैं तो। सच एज डीएनए एंड आरएनए, ये टाइप्स हो गए न्यूक्लिक एसिड के, डीएनए और आरएनए। And then they are made up of nucleotides containing bases. What bases? Nitrogenous bases, जो adenine, guanine, cytosine, thymine आप पढ़ते हो, वो क्या है? Nitrogenous bases and pentose sugar, and they join with the phosphate. तभी मैंने बोला C है, H है, O है, nitrogenous bases में N आ गया, and then they joined with the phosphate. CHONP composition है, the biomolecules will be nucleic acid. बताओ बेटा, इसमें कहीं कुछ बोर लग रहा है तुम्हें? ये टफ जरूर हो जाता है जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते। हर साल मेरे को बायोमोलिक्यूल कम से कम 2-3 बार रिवाइज कराना पड़ता है। आप शुरू से पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ो, कनेक्टिंग पढ़ो। क्या टफ आ रहा है इसमें? इज इट क्लियर? समझ में आया? आपका जो सुपर सीनियर बैच है, मतलब फर्स्ट बैच कैप्शन का है, वो बहुत इस पोर्शन में बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसको सब कुछ समझ में आया था अच्छे से। आई होप आपको भी आएगा। यहाँ तक सब समझ में आया ना? इंटरेस्टिंग भी लगा? तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी अच्छी इमेज से आप समझ रहे हो, ऑयल्स दिख रहा है, प्रोटीन्स दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर दिख रहा है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मैं जब स्टूडेंट थी तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, भाई न्यूक्लिक एसिड कैसे डाइजेस्ट करना, न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आ गया? मैं ऐसे सोचती थी और मेरे टीचर बता ही नहीं पाते थे कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आ रहा है। अब आप बताओ,
आपको सोच में आ रहा है कि न्यूक्लिक एसिड हम क्यों डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड कहाँ से आ रहा है? अभी तो खैर इमेज दिख रही है सामने अच्छी। जब हम वेजिटेबल खाते हैं या हम कुछ भी चीज करते हैं, फ्रूट्स वगैरह हम ले रहे हैं, तो हम सेल को इनटेक करते हैं, तो सेल का फिर पार्ट होगा न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में आता है, उसको हम डाइजेस्ट करके टुकड़े टुकड़े में तोड़ देते हैं, फिर वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व होके सेल तक पहुंच जाता है। क्लियर है बच्चा? तो न्यूक्लिक एसिड भी इस तरीके से आता है। तो आप डीएनए आरएनए को भी डाइजेस्ट करते हो, आपकी बॉडी डीएनए एंड आरएनए को डाइजेस्ट करता है। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ होता है ना, जब ये क्लियर नहीं है कि न्यूक्लिक एसिड का सोर्स क्या है। अब हम ये हमें कोई पढ़ा देगा कि डीएनए आरएनए आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर कोई कहे कि डीएनए आरएनए को डाइजेस्ट करना है, तो डीएनए आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा तो कैसे मैकेनिज्म चलेगा? समझ रहे हो मेरी क्या दुविधा थी उस टाइम जब हम कभी बच्चे हुआ करते थे? तो वो कोई क्लियर नहीं करता था कि भाई जो सेल तुम खा रहे हो, जो तुमने टिश्यू खाया है, जब आपने कोई प्लांट का पार्ट खाया, आपने कोई वेजिटेबल का पार्ट खाया, तो उसका सेल ही तो खाया, उस सेल के अंदर जो डीएनए आरएनए था उसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती है। ओके, ये हो गया आपका, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिया हुआ है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट। आप इस तरीके से या उस फ्लो चार्ट को किसी भी तरीके से आप बना लो, ये आपको बस ध्यान रहना चाहिए एकदम। और लिपिड वाला एक एक्सेप्शन जो भी हम और कई बार रिपीट करेंगे वो आपको सेट होना चाहिए। तो कायदे से अभी तक हम एनसीईआरटी में आए नहीं, टाइम बचा है 10 मिनट। हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी टच कर लेते हैं। आप अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अवर बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। इसमें एटमॉस्फेयर की लेयर आती है, इसमें लिथोस्फीयर की लेयर आती है, इसमें हाइड्रोस्फीयर की लेयर आती है। एंड आई होप कि आप जानते हो व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर। Now a question that arises in our mind is, are all living organisms made of the same chemical, that is element and compound? Made of पूछा है, तो तुम लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैंने जो इतनी कथा बांची, तो आंसर बताओ इसका। मेड ऑफ कितना नहीं पूछ रहा है, क्या है ये पूछ रहा है। तो आर दे सेम और नॉट? मजा आ जाएगा अगर तुम लोग ये सारे आंसर दे दो। सेम, वेरी गुड, यस दे आर सेम, करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, सबका करेक्ट। यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री, अब आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है कि नहीं, बट आपको पढ़ना और पढ़ाना रहता है केमिस्ट्री में कि आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हो। यू विल परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन टू आइडेंटिफाई द विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इफ द कंपाउंड इज गिवन इज अननोन। अननोन के अंदर से आपको नोन, इसको एक एक्सपेरिमेंट होता था बड़े मजेदार, टाइट्रेशन। उससे आप एनालिसिस करते हो कि आपका गिवन, जैसे आपको सफेद कलर का दे दिया जाए तो हर सफेद कलर का मटेरियल नमक नहीं हो सकता ना, हो सकता है चीनी भी पीस के दे दिया हो कोई, और आप फटाफट बोल रहे ये तो पाउडरी फॉर्म दिख रहा है तो नमक हो। ऐसा नहीं होता ना, उसकी एलिमेंट की एनालिसिस, एलिमेंट का केमिकल रिएक्शन। So you have learned in chemistry now how elemental analysis was performed. If we perform such an analysis on a plant tissue, animal tissue or a microbial paste, we obtain a list of element. Microbial paste क्यों लिखा है? क्योंकि आप माइक्रोब को आइसोलेट नहीं कर सकते, आप माइक्रोब की कॉलोनी को आइसोलेट कर सकते हो। आप माइक्रोब को किसी चीज के साथ डिसॉल्व, जैसे स्वैब टेस्ट हो रहा है ना आजकल, तो वो वहां से माइक्रोब्स की कॉलोनी आपके सलाइवा के अंदर मिल रहा है। We obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen, and several other and their respective content per unit mass. Underline करना, per unit mass of a living tissue. तब हम उसके कंसंट्रेशन को हम जैसे कहते हैं ना कि 1 लीटर में इतना प्रेजेंट है, तो एक हम कोई डेफिनेट वैल्यू लेंगे और उस मास के अंदर कितना कितना कंपोनेंट आया उसको हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। If the same analysis is performed, if the same analysis is performed on a piece of earth crust, as an example of non-living matter, we obtain a similar list. What are the difference between the two lists? अब देखो बेटा, एक कहावत आपने सुनी होगी, मिट्टी का मानुष मिट्टी में मिल जाता है। ठीक, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, इस तरीके के आपने कोट सुने होंगे। एक बहुत अच्छा इसी में का कोट था, मैंने लास्ट ईयर भी बच्चों को बोला था, देखती हूँ अगर 1 मिनट में मिल गया तो मैं आपको बताती हूँ।
हाँ, मिट्टी से थी मिट्टी पर हूँ और फिर मिट्टी में ही मिल जाऊंगी, तो गुरूर किस बात? समझ में आया क्या मतलब है इसका? आपका जो कंपोजिशन है ना, अब समझना हम क्या बता रहे हैं, आपका जो कंपोजिशन है ना, वही कंपोजिशन, वही इंग्रेडिएंट, कितना है फिर से डिफरेंस है, लेकिन वही इंग्रेडिएंट आपको, आप मिट्टी को उठा के अगर उसकी केमिकल एनालिसिस करोगे ना, तो वो मिट्टी में भी वही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वही इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है, कुछ कम कुछ ज्यादा। तो एक अभी हम आज अब इस पे बहुत ज्यादा नहीं रुकते हैं। अब इस बात को आप, एक चार्ट दिया हुआ है उससे आप रिलेट करो, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर में परसेंटेज दिया हुआ है। व्हाट आई एम सेइंग कि एक जब डेड बॉडी को बर्न किया जाता है या बरी किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिचुअल्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, तो उस डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होने के बाद वो सब मिट्टी में मिल जाता है बेटा, ठीक है। और आप एक अर्थ क्रस्ट को लेके कंपोजिशन देखोगे तो उसके पास भी हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। आपकी बॉडी के अंदर भी आप देखते हो तो सेम चीज, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। साइंस अभी तक वो वाइटल फोर्स नहीं बना पा रहा है, नहीं तो ये मिट्टी उठा के वो इंसान बना दे। लगे पड़े हैं लोग ऐसे ही बनाने के लिए, ठीक है। जैसे पुरानी एक आपने वो कोई सीरियल्स आप देखे होंगे, जादू वाले और पुराने हातिम ताई वाले, ये हुआ करके मिट्टी से इंसान बन के निकल जाता था, श्राप दे दिया तो वो मिट्टी बन गया, फिर उसने जादू जलाया तो वो हुआ, राम जी की भी कहानी में है, ठीक है। तो कंपोजिशन सेम है, लेकिन कुछ तो लिविंग फोर्स है, कुछ तो वाइटल फोर्स है जो इसी कंपोजिशन से एक ऑर्गेनिज्म बना देता है बेटा। तो आप यहाँ पे कल अपन इसको टू बी कंटिन्यूड करेंगे, बट जो बात हम कह रहे थे वो आप इससे रिलेट कर सकते हो कि देखो कंपोजिशन दिख रहा है ना आपको, कंसंट्रेशन वैल्यू वैल्यू अलग अलग है, वो तो हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन है तो ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। चलो, तो गुरूर किसी बात का नहीं करते, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। आई होप आपको इंटरेस्ट आएगा इस चैप्टर में और आप मन लगा के पढ़ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विद रिस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बोथ। एंड केमिस्ट्री वाले सर हमेशा ये बोलेंगे कि इसमें बायो वाले बच्चे तो स्ट्रांग होते हैं, तो थोड़ी सी इज्जत रख लेना, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं, तो आपको ये पोर्शन स्ट्रांग करके जाओगे तभी स्ट्रांग होगे, नहीं तो फिर उनके बराबर हो जाओ। चलो।